हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ आपके लिए 12th के लिए एनसीईआरटी के लिए हिंदी मीडियम के लिए एक पूरा बैच सेपरेट बैच लेके आया हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में और हिंदी मीडियम के लिए। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट की जो क्वारीज थी वो क्वारीज थी कि सर 12th के अंदर जो एनसीईआरटी जो फिजिक्स है उसके अंदर इंग्लिश मीडियम के अंदर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम आ रही है कि हिंदी मीडियम के अंदर ऐसे कोई ढंग से यूट्यूब चैनल भी नहीं है। तो हमारे थोड़ी दिक्कत आ रही, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरे सीरीज है एक चलाई जाए, जिससे मतलब लड़कों को हेल्प मिल सके। तो ये जो सीरीज रहेगी अपने 12th स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के लिए रहेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगी, और 1 बाय 1 वीडियो में रोजाना अपलोड करते जाऊंगा, और पूरे सेशन तक बोर्ड तक मैं आपके साथ में रहूंगा, आपसे जुड़ा हुआ रहूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते जाइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और इतनी गारंटी है कि यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए रहोगे तो आपको फिजिक्स के अंदर इतनी गारंटी है कि इतनी मतलब आपका सब्जेक्ट अच्छे से मैं करा दूंगा कि आपका फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो फेवरेट बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी थे जो 11th में पास करके आए थे, और सब बोलते थे कि सर मतलब फिजिक्स तो बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड लगता है। लेकिन मैंने उनको भरोसा दिलाया कि यदि आप जिस तरीके से मैं बोलता हूँ और उस तरीके से यदि आप मेरे को फॉलो करते हो तो इतनी गारंटी है कि आपका फिजिक्स है वो फेवरेट बना दूंगा। आपको भी लगेगा कि वास्तव में इससे कोई इजी सब्जेक्ट है ही नहीं। तो मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं, और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, आप फिजिक्स में जीरो हो, तो इतने जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। और वास्तव में आपको खुद को रियलाइज होगा, फर्स्ट लेक्चर से रियलाइज हो जाएगा कि वास्तव में मतलब फिजिक्स है वो कितना अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने, बिल्कुल मतलब रट्टा मारने का सब्जेक्ट तो है ही नहीं है। आप समझोगे तो आपको मतलब एक बार आपने समझ लिया तो इतना आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी आपको अदर सब्जेक्ट में आती है, जहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़ता है। ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है, तो अच्छे से समझेंगे हम। आप मेरे साथ जुड़े रहना पूरे साल तक, और एंड में देखना आप खुद को लगेगा कि मतलब फिजिक्स मतलब 90% नंबर लाना फिजिक्स के अंदर 90 है वो लाना मतलब कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मेरे जो स्टूडेंट है, मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स के अंदर 90 से वो बहुत जने लड़कों ने लाए भी है, और एक ऐसे स्टूडेंट भी जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 भी लाए। तो बात होती है जुनून की, जज्बे की और जोश की, बस वो बरकरार रखिए, मेरे साथ तक एंड तक आपको रखना है। मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा, फुल हेल्प करूंगा। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ, वहां से आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और आपको जिस भी तरीके का डाउट आता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, बेझिझक आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं मेरी तरफ से मतलब बेस्ट ट्राई करूंगा, आपको बेस्ट से बेस्ट देने की ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, 11th के अंदर ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि सर हमारा तो 11th है वो कोविड की वजह से हमारी क्लासेस भी हम तो नहीं जा पाए, स्कूल लेट खुले थे, और वहाँ पे भी जाकर के मतलब सिलेबस में कम कर दिया गया था, तो हमारा तो 11 मतलब ऐसे निकल गया, हमारे को मतलब फिजिक्स में कुछ आता भी नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। आपको खुद को लगेगा कि हाँ 11 हमारा फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो भी 12th में अच्छे से आप पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से समझ में आ रहा है, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मंगल सुथार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज स्टार्ट करेंगे हम 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे। भाई विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, वो है आवेश से स्टार्ट करेंगे। हम बात करें यदि 12th फिजिक्स की बात करते हैं तो इसका जो 2 पार्ट में है पूरा फिजिक्स है, एक फिजिक्स का पार्ट 1 है, एक फिजिक्स का पार्ट 2 है। फिजिक्स का जो पार्ट 1 है वहां पे चैप्टर आपको 1 से लेकर के 8 तक दिए गए, वो कहीं ना कहीं बेसिकली आपके जो जुड़े हुए हैं वो आवेश से संबंधित हैं, आवेश से जुड़े हुए टॉपिक है। कैसे जुड़े हुए देखते हैं। देखिए आवेश से क्या क्या हो सकता है, पहले आवेश की बात करते हैं कि भाई आवेश से क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं। ठीक है ना, आवेश से क्या फिनोमिना हो सकते हैं। देखिए आवेश जब स्थिर अवस्था के अंदर होगा तो क्या होगा, जब बच्चा आवेश है वो स्थिर अवस्था में होगा तो क्या होगा, और जब वो आवेश है वो गतिशील अवस्था में है तो क्या होगा। जब आवेश गतिशील अवस्था में है तो क्या होने वाला है। स्थिर का मतलब रुका हुआ है, दौड़ नहीं रहा है ना, आवेश है वो रुका हुआ है, तो उस कंडीशन में
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश क्या करता है, जब रुका हुआ होता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है और उस क्षेत्र को नाम दिया गया है विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चा। और जब कोई आवेश होता है वो गतिशील अवस्था में होता है। अब तो देखो गतिशील अवस्था भी दो टाइप की हो सकती है। अब दौड़ रहा है, ठीक है ना, आवेश दौड़ रहा है तो उसके दो टाइप हो सकते हैं। या तो आवेश है वो नियत चाल से दौड़ रहा हो, एकदम मतलब एक समान कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा हो। एक ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्पीड वो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड उसकी वेरी कर रही है, बार बार बदल रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी कि जब नियत चाल से गति करेगा तो क्या होगा, और जब परिवर्ती चाल से गति करेगा तो क्या होगा। परिवर्ती चाल का मतलब क्या होता है बच्चा, चाल कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, त्वरण है ही नहीं उसके अंदर। चाल का बदलने का मतलब ये होता है, परिवर्ती चाल का मतलब वस्तु के अंदर क्या है, त्वरण है। ठीक है, वस्तु के अंदर क्या है, त्वरण है। ठीक है, इस कंडीशन में जब आवेश होगा, जब रुका हुआ होगा तो उस कंडीशन में वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब नियत चाल से गति कर रहा है बच्चा तो उस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। उसके साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ये आपको बच्चा ध्यान देना है, उसके साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। जब परिवर्ती चाल है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा ही होगा, उसके साथ साथ में एक विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, देखिए नियत चाल से होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, और जब परिवर्ती चाल से होगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपन बात करेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की भी बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, और चैप्टर नंबर जो 8 है उसके अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक जो है वो कहीं ना कहीं आवेश से संबंधित है। यानी कि 50% जो सिलेबस है वो आवेश कवर करता है। तो आवेश को समझना बहुत जरूरी है कि भाई आवेश होता क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उसको समझना जरूरी है। हाँ, जब आवेश स्थिर अवस्था के अंदर होता है तो जब भी हम स्टडी करते हैं तो इसे बोला जाता है स्थिर विद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है जब चार्ज रुका हुआ हो, उस कंडीशन में जो भी उसके फिनोमिना होंगे तो उससे जो भी अपन बात करते हैं तो उसे बोला जाता है स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोई आवेश स्थिर है और उसका अपन अध्ययन करते हैं। यानी कि जब आवेश स्थिर होगा तो क्या क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की बात करते हैं, विद्युत विभव की बात करते हैं। ये सारी जो स्टडी करते हैं इसे बोला जाता है स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। क्लियर है, और इसे बोला जाता है गतिकी, मतलब गति विद्युतिकी। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो आवेश होगा वो गति करेगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो ये तो आवेश के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट सा आइडिया दे दिया कि इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो चलने वाला 1 से लेकर के 8 तक। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई आवेश होता क्या है। तो आपने छोटी क्लासों के अंदर इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी हुई होगी, मतलब आपने भी पढ़ा होगा कि कोई आवेश होता है किसी एक अज्ञात शक्ति का नाम है जो मतलब किसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। यानी कोई वस्तु है उसके ऊपर आवेश होगा तो वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करेगा, जैसे कागज के टुकड़े हैं उनको मतलब आकर्षित करता है यदि किसी वस्तु पे आवेश होगा तो ये एक आवेश की हल्की फुल्की सी डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि आवेश किसी अज्ञात शक्ति का नाम है जो किसी वस्तु पर होने पर हल्की वस्तु को आकर्षित करता है। अपन स्टार्ट करेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने टाइप के होते हैं, आवेश के प्रकार की बात करेंगे। आवेश के प्रकार, आवेश दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। आपने छोटी क्लासों के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको याद भी दिला दूं, आपको यदि याद नहीं आ रहा तो कि सर ये कहाँ पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वहां पे पढ़ा होगा इन चीजों को, धनावेश तथा ऋण आवेश। ठीक है, अब धनावेश किसी भी वस्तु पर कब आता है। देखिए यदि अपन बात करते हैं परमाणु की बात करते हैं, कोई भी हमारे पास में तत्व है वो तत्व प्रकृति के अंदर उदासीन अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है,
उदासीन अवस्था में पाने का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो कुल आवेश होगा वो जीरो होगा। कुल आवेश जीरो होने का मतलब ये है कि उस पर जितनी मात्रा में धनावेश होगा उतनी ही मात्रा में ऋणावेश होगा। ठीक है, अब धनावेश होने का मतलब प्रोटोनों पे धन आवेश होता है, मतलब जितनी मात्रा में प्रोटॉन होंगे उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटोनों का आवेश इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर होता है, तो कुल मिलाकर के आवेश से वो जीरो हो जाता है और जो तत्व होता है वो उदासीन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, जैसे मैं इसको समझाता हूं कि किसी वस्तु पर धनावेश कब आएगा और किसी भी वस्तु पर ऋणावेश कब आएगा, इसको अपन समझते हैं। देखिए, अपन बात करें धनावेश की बात करें, जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, अच्छा सा एग्जांपल एक सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये हमारे पास में सोडियम है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये वाला इसका नाभिक है। ठीक है, नाभिक में क्या होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। ये उदासीन होने के लिए इतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने भरते हैं? 8 भरते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और लास्ट वाले में कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 11 हो गए इलेक्ट्रॉन। यानी कि कुल आवेश पूछा जाए कि इस वाले तत्व पे कुल आवेश कितना है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटॉन कितने हैं? 11, यानी कि प्रोटॉन पे आवेश कितना होगा? +11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -11। टोटल आवेश कितना होगा? 0, यानी कि ये तत्व क्या है? उदासीन है। अब इसको करना है धनावेशित करना है, तो धनावेशित करने के लिए आप क्या करोगे? धनावेशित करने के लिए बच्चा आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10 और -10 चार्ज हो जाएगा, और जब आप टोटल करोगे तो आ जाएगा +1, यानी कि वस्तु क्या हो गई? ये वाला तत्व क्या हो गया? धनावेशित हो गया। यानी कि किसी भी वस्तु को धनावेशित करना है तो उसके अंदर से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होगी और नेट चार्ज है वो माइनस में निकल मतलब प्लस में निकल के आ जाएगा, और इस तरीके से वस्तु धनावेशित हो जाएगी। अब कोई ऐसा भी लाला या लाली हो सकती है जो ये बोलेगा कि सर मैं धनावेशित एक और तरीके से ला सकता हूं। कैसे? वो बोलेगा सर आप बावड़े हुए क्या, ऐसे करो ना, आप यहाँ पे +11 +12 कर दो। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन इतना ही प्रोटॉन डाल दो ना एक, तो भी धनावेश आ सकता है। अरे भाई बावड़े आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है यार? प्रोटॉन कैसे दे सकता है? प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर रहता है, कभी भी प्रोटॉन न तो आप तत्व में से निकाल सकते हो और नई तत्वों को प्रोटॉन दे सकते हो। प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर एक प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है, यानी कि आप उसको प्रोटॉन दे ही नहीं सकते और ना उसके अंदर से प्रोटॉन निकाल सकते हो। यानी कि किसी भी वस्तु पर आपको आवेश लाना है तो आप इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही ला सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा। ये आपको अच्छे से पॉइंट दिमाग में ध्यान में रखना है ना। तो यहां पर क्या करेंगे अपन? ये तो कर ही नहीं सकते ना, ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो यही करना पड़ेगा, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ही निकालना पड़ेगा इसके अंदर से। ठीक है, तो आई होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यानी कि आपको धनावेश लाना है, यानी कि धनावेश कब आएगा किसी भी वस्तु पर, तो आप यहां पे ध्यान में रख सकते हो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब बात करें, जब आप इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास होता है, द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान भी तो बाहर निकलेगा, यानी कि द्रव्यमान में क्या आ जाएगी? कमी। यानी कि आप लिख सकते हो कि तत्व के द्रव्यमान में क्या आ जाएगी? कमी। एक पॉइंट हल्का सा कमी आएगी, लेकिन आएगी जरूर, द्रव्यमान में कमी। ठीक है, अब बात करते हैं ऋणावेश की। अब किसी भी वस्तु पर आपको ऋणावेश लाना है तो आप क्या करोगे? ऋणावेश लाने के लिए अब मैं बात करूं कि इसी सोडियम की मैं बात कर रहा हूं ना, इस सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? +11। मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलो वापस इलेक्ट्रॉन यहां पे रख दो, -11। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। अब मेरे को लाना है ऋणावेश, तो आप बच्चा आपके दिमाग में आ गया होगा, फटाक से क्लिक कर गया होगा कि आपको यहाँ पर नेगेटिव लाने का एक ही तरीका हो सकता है कि सर ये नेगेटिव चार्ज बढ़ा दो। नेगेटिव चार्ज बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो क्या तरीका है? आप इलेक्ट्रॉन को दे दो किसी बॉडी को, है ना, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को दे दो। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 हो गए, और इलेक्ट्रॉन 12 होते ही नेट चार्ज क्या हो गया? -1, यानी कि वस्तु पर क्या आ गया है? माइनस चार्ज आ गया। यानी कि बेस्ट तरीका है आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी कि यहां पर आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋणावेश आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो तो द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि द्रव्यमान में क्या आएगी? वृद्धि आएगी, द्रव्यमान में
वृद्धि। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, एक चीज यहां पर भी ध्यान में रख सकती हो कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कितना चार्ज आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतनी ही कमी आएगी, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको पूछा द्रव्यमान में कमी, अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि इतना द्रव्यमान घट जाएगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान क्या होगा, उतनी ही मात्रा में बढ़ेगा जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से किसी भी वस्तु को आप धनावेशित या ऋणावेशित कर सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट आप दिमाग में हमेशा सेट कर लो कि किसी भी वस्तु पर आवेशन का जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, न कि प्रोटॉनों का ट्रांसफर होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉनों की वजह से आएगा। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऋणावेश आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि यहां से एक पॉइंट बन सकता है। पॉइंट लिख लो बेटा। पॉइंट क्या लिखोगे आप, नोट करके लिखो पॉइंट, कि किसी भी वस्तु पर आवेशन का कारण इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात करेंगे अपन वो बात करने वाले हैं आवेश के मात्रक की बात करेंगे। हाँ, पहले बात कर लेते हैं कि भाई आवेश के बीच में लगने वाले बल कितने प्रकार के होते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले बल, ठीक है, आवेशों के मध्य लगने वाले बल कितने टाइप के हो सकते हैं उसकी बात करेंगे अपन। दो टाइप के बल लग सकते हैं। पहला आकर्षण प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का। दूसरा प्रतिकर्षण प्रकृति का। आकर्षण प्रकृति का कब आएगा बेटा, जब दोनों विजातीय आवेशों, विजातीय का मतलब अलग अलग प्रकृति के आवेशों, जैसे एक धनावेश और एक ऋणावेश है, तो ऑब्वियसली उनके बीच में हमेशा आकर्षण प्रकृति का लगेगा। जैसे एक आवेश प्लस का है और एक आवेश माइनस का, या फिर एक आवेश माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो उनके बीच में जो बल आएगा निकल के वो क्या आएगा, अट्रैक्शन टाइप का आएगा, आकर्षण प्रकृति का आएगा। प्रतिकर्षण प्रकृति का कब आएगा, जब तो यहाँ दोनों प्लस के हो या फिर दोनों माइनस के हो, तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, यानी कि जब भी सजातीय, अपन लिख सकते हैं विजातीय आवेशों के बीच में, आवेशों के मध्य, यहां पे लिख सकते हैं सजातीय आवेशों के, और इन बलों को बोला जाता है विद्युत बल। क्या बोलेंगे, आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे बोला जाता है विद्युत बल। और आगे जाकर के इसी को हम बोलने वाले कूलाम बल बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले इनकी जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो कूलाम नामक के एक साइंटिस्ट ने की थी 1785 के अंदर। तो वो उसे अपन आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए उसके प्रकार। ठीक है, बल के प्रकार हो चुके हैं। अब जो बात करेंगे लाला और लालिया, वो बात करने वाले हैं हम, वो बात करेंगे हम आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक की बात करेंगे। आवेश का जो मात्रक होगा एक होगा एसआई मात्रक की बात करते हैं अपन। एसआई मात्रक की अपन बात करें तो वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, या फिर इसी को नाम दिया गया कूलाम, इसी को नाम दिया गया कूलाम। सी से व्यक्त करते हैं इसे, और इसका मतलब होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, और या फिर इसी को बोला जाता है कूलाम बोलते हैं। क्लियर है। दूसरे की बात करें, सीजीएस की बात करें, कहां से आता। अब किसी लाला या लाली के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर ये आपने लाया कहां से एम्पियर इंटू सेकेंड। अरे फॉर्मूला बच्चा यार, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है, 10वीं के अंदर पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विद्युत धारा का। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर आवेश बटा समय। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, यानी कि ये क्या है, धारा। धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। यहां से आता है बच्चा। ठीक है ना। अगला चलते हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक जो इसका होगा वो होता है स्टेट कूलॉम। ठीक है, इसे बोला जाता है स्टेट कूलॉम, सीजीएस मात्रक। और इसे अपन ESU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। अन्य मात्रक की बात करें, अन्य मात्रक की बात करते हैं अपन। अन्य मात्रक के अंदर अपन बात करें
जैसे फैराडे हो गया, जिसे इंग्लिश में फेराड नहीं बेटा है ना, फेराड मत लिखना, फेराड आते ही फिर वो विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा। फेराड इसमें बहुत जने बच्चों को कंफ्यूजन होता है फेराड या फेराडे के अंदर। फेराडे आवेश का मात्रक है और फेराडे वो धारिता का मात्रक है, यानी कि फेराडे। फिर आएगा एब कूलम, जिसे अपन EME से भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या फिर एक और भी है जिसे अपन बोलेंगे एम्पियर इंटू घंटे में भी लिखते हैं, इसे एम्पियर इंटू घंटा में भी लिखते हैं, एम्पियर आवर्स। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं कि भाई इनके अंदर रिलेशन क्या होता है, कि भाई कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या रिलेशन है, या फिर कूलाम और फेराडे के अंदर क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को भी लिख लेते हैं अपन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप NCERT से हो और आपके बोर्ड के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होता है कि भाई कूलाम के अंदर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो याद रखोगे एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। क्लियर है कि एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। और ऐसे के ऐसे एक वैल्यू याद रखोगे, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो कि एक फेराडे में कितना चार्ज होता है, वो होता है 96,500 कूलाम होता है। इसको भी आप याद रखोगे। इसके साथ साथ में आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि भाई बड़ा मात्रक कौन सा होता है आवेश का, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, यानी कि बिगेस्ट यूनिट। बिगेस्ट यूनिट की बात करें, बड़ा मात्रक, बड़े मात्रक की बात करें तो बड़ा जो इसका मात्रक होता है वो होता है फेराडे, और सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है, छोटे मात्रक की बात करें, छोटा मात्रक होता है वो होता है इसका फ्रैंकलिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये इससे संबंधित जो भी है आवेश के जो मात्रक होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे अपन बात करेंगे आवेश की विमा। अब देखिए आवेश की आपको विमा निकालनी है, आवेश की विमा, ठीक है, आवेश की विमा। देखिए बच्चा, आपको यदि आवेश की विमा निकालनी है, किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालनी है, तो विमा निकालने के लिए आपको उसका भौतिक राशि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आवेश का फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा था कि आवेश बराबर होता है I × T, यानी कि विद्युत धारा इंटू समय। तो इसकी विमा कैसे लिखेंगे? विमा को लिखा जाता है, बड़ा ब्रैकेट बना करके लिखते हैं। हमेशा विमा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा मूल राशि होती है, और इसके लिए एक स्पेशल अपन सिंबल काम में लेते हैं, और वो होता है कैपिटल A। समय के लिए काम में लेते हैं T। यहाँ पे धारा एक बार आ रही है और समय भी एक बार आ रहा है, तो इसकी विमा हो जाएगी A1 T1, ठीक है, ये इसकी विमा आ गई। अपन बात करें कि ये कैसी राशि होती है आवेश, तो अपन लिख सकते हैं ये कैसी राशि है, अदिश राशि, यानी कि आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, ठीक है लाला, आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट टू एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अदिश राशि है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं, वो बात करेंगे अब आवेशन के मेथड, कि भाई किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो कितने तरीके हो सकते हैं आवेशित करने के, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन के कितने मेथड हो सकते हैं। यहां पर वी विल डिस्कस अबाउट हियर द 3 टाइप ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग। यहां पर अपन आवेशन की 3 मेथड की बात करने वाले हैं। एक तो बात करेंगे कि भाई आवेश कितने, मतलब एक तो घर्षण के द्वारा किसी वस्तु पर आवेश लाया जा सकता है, या फिर आप प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु पर आवेश ला सकते हो, या फिर चालन के द्वारा किसी वस्तु पर आवेश को लाया जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन इनिशियली जो बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट की जो बात करेंगे वो है घर्षण के द्वारा, रबिंग के द्वारा, है ना, बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा किसी भी वस्तु पर आवेश लाना, घर्षण द्वारा, बाय फ्रिक्शन, यानी कि ये तो सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। आप क्या करो, 2 वस्तुएं लीजिए, दोनों वस्तुओं को आपस में रब करवाइए, आपस में रगड़ करवाइए, उनके बीच में रगड़ करवाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज होते हैं, तो एक बॉडी से चल के दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। आपने क्या किया, यहां पर ए वस्तु है, एक बी वस्तु है, इन दोनों को आपस में आपने रगड़ करवाई, और रगड़ करवाने से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चले गए,
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये धनावेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इस पे आया है तो ये ऋणावेशित होगी। बस सिंपल तरीका, दो रगड़ करवा दो, एक पे धनावेश आ जाएगा, एक पे ऋणावेश आ जाएगा। जब इन दोनों को पास में लेके आते हो तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और यही रीजन होता है कि आपने भी कभी नोटिस किया होगा, आपने जब बाल बनाएंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अपन बाल बनाते हैं तो कंघे और बाल के बीच में घर्षण होता है, और घर्षण होने की वजह से बाल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कंघे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये रीजन होता है कि जब वापस से आप कंघे को बालों के ऊपर लेके आते तो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, उसका रीजन भी यही है, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होता है, एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश, दोनों के बीच में आकर्षण होगा तो बाल खड़ा होना ही है, ठीक है। तो ये इसका घर्षण के द्वारा भी आवेश को पैदा किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी चलता है, आप क्या करो, कांच की छड़ को लो, कांच की छड़ आपने ले रखी है ना, और आपने एक संश्लेषित वस्त्र जैसे रेशम का कपड़ा ले रखा है, इन दोनों के बीच में रगड़ करवाते हो तो इस पर आ जाता है संश्लेषित वस्त्र, इसके ऊपर आ जाएगा धनावेश, इसके ऊपर आ जाएगा ऋणावेश। आप ये याद रख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि किस पे धनावेश आता है किस पे ऋणावेश आ जाता है। हाँ, ये भी याद रख सकते हो कि बाल के ऊपर प्लस आवेश आ जाता है और कंघे के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। अपन अगले बात करेंगे, सेकंड जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे, वो है बाय चालन के द्वारा, है ना, बाय कंडक्शन। सेकंड मेथड जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन चालन के द्वारा, चालन द्वारा सेकंड मेथड, कि भाई चालन के द्वारा किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे लाया जाएगा। इसके लिए आपको बच्चा क्या करना है, इसके लिए आपको जैसे कोई एक वस्तु है जिसकी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वस्तु है, इसके ऊपर आपको आवेश लाना है, ये अनावेशित है, ठीक है, ये कैसी है, अनावेशित है, इसके ऊपर आवेश नहीं है। अब इसको करना है आवेशित, तो इसको आवेशित करने के लिए आपको एक ऐसी दूसरी वस्तु लेके आनी है जो पहले से ही आवेशित हो, आपको लानी पड़ेगी यहां पे। तो मैं एक दूसरी वस्तु लेके आ जाता हूं, ये दूसरी वस्तु लेके आ गया जो पहले से क्या है, धन आवेशित है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया धन आवेशित है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को आप या तो टच करवा दो, दोनों ये ए गोला है और ये बी गोला है, या तो आप इन दोनों को टच करवा दो, या फिर कोई एक चालक तार ले लो, उसकी सहायता से दोनों को जोड़ दो, कोई भी कर सकते हो आप। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, चालक तार से इनको जोड़ रहा हूं। आगे एक टॉपिक पढ़ने वाला है विद्युत विभव। देखिए, कोई भी वस्तु यदि अनावेशित है तो उसका विभव 0 होता है, और कोई भी वस्तु धनावेशित है तो उसका विभव 0 से ज्यादा होगा, और कोई वस्तु ऋणावेशित है तो उसका विभव 0 से कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो धन आवेश होते हैं उनका प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे अपन बात करें, जैसे अपन पानी की बात करते हैं, पानी होता है, जैसे आपने भी देखा होगा कि पानी होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। ऐसे कैसे अपन बात करें, जैसे अपन बात करें उष्मा, उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, तो वैसे ही धनावेशों का प्रवाह यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यहाँ पर भी धनावेश, हाँ ऋणावेश का पूछा जाए तो उल्टा याद रखना है, ऋणावेश होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धनावेश की, पॉइंट ध्यान में रखना, रिमेंबर रखना, ठीक है ना। धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। इसका विभव कितना होगा, 0 वोल्टेज। इसका जो विभव होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0, यानी कि ये विभव ज्यादा है, ये वाला विभव कम है, तो धनावेश इधर से इधर की ओर गति करेगा। जब धनावेश इधर से इधर की गति और करेगा तो इस पर आवेश की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी, तो इसका विभव लगातार बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर धनावेश की मात्रा धीरे धीरे कम होगी तो इसका विभव लगातार कम हो जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर निकल के आ जाएगी कि दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि इसका जो विभव है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि 40 है, और इसका विभव मैंने मान लिया कि 0 है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका विभव 10 हो जाएगा, तो इसका विभव मैंने मान लिया, इसका विभव, जैसे इसका विभव 5 हो गया, इसका मैंने मान लिया 35 हो गया, इसका मैंने मान लिया 10 हो गया। जैसे जैसे आवेश जाएगा इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, मैंने मान लिया इसका 30 हो गया, धीरे धीरे और बढ़ा, इसका 15 हो गया, तो इसका 25 हो गया, फिर धीरे धीरे और आवेश गया, इसका 20 हो गया, और इसका भी कितना हो गया, 20 हो गया। देखो इसका विभव लगातार बढ़ रहा है और इसका विभव लगातार घट रहा है, और यहाँ पर आकर के दोनों का विभव बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर यदि अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर विभव बराबर हो गया है और यहाँ पर धनावेशों का प्रवाह स्वतः ही रुक जाता है, उस कंडीशन में आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। अब यहां पर आप तार को हटा दो, और तार को हटाओगे तो ये भी क्या हो जाएगी, आवेशित,
और ये भी क्या, ये तो ऑलरेडी आवेशित थी ही, ये तो पहले से आवेशित थी। अब ये वाली ए वस्तु भी क्या हो गई है, आवेशित हो गई। और इस तरीके से आपने किसी वस्तु को चालक के द्वारा, चालक तार की सहायता से आप किसी वस्तु पर आवेश को ला सकते हैं। बशर्ते एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपको एक दूसरी वस्तु ऐसी लेके आनी है जो पहले से आवेशित हो। सिंपल है, नाम में आंसर है चालन के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अपन बात करते हैं थर्ड जो हमारा है वो है बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा। ठीक है ना, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन। देखिए इसमें कैसे करना है, ये भी चालक के जैसा ही मेथड है, बस चालक में क्या करते हैं अपन दोनों को तार से या दोनों को टच करवाते हैं। यहां पे आपको टच नहीं करवाना है, सिर्फ पास में ला करके रखना है उसे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक वस्तु है ए, इसको आवेशित, ये अनावेशित है और इसे आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी वस्तु लेके आएंगे जो पहले से आवेशित हो। फॉर एग्जांपल मैं एक छड़ लेके आ रहा हूं, चालक छड़, जो पहले से आवेशित है और इसके पास में ला करके रख दो। टच मत करवाना, टच करवा दे तो फिर चालन वाला मेथड हो जाएगा, या फिर तार से मत जोड़ना, नहीं तो चालन वाला मेथड हो जाएगा। सिर्फ पास में ला करके रखना है, और पास में ला करके जैसे ही रखोगे तो यहां पर है धनावेश, और ये वाला जो हमारे पास में अनावेशित वस्तु है इसके अंदर जितने भी ऋणावेश होंगे वो इस धनावेश से आकर्षित होंगे और इस वाली सतह पर आकर के जमा हो जाएंगे। इधर वाले जो माइनस है वो तो ऑलरेडी इधर है ही है, लेकिन इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इससे आकर्षित होंगे और इधर जमा हो जाएंगे यहां पर आकर के। तो यहां पर क्या छोड़ के आएंगे, धनावेश छोड़ के आएंगे। ठीक है, ये प्रेरण हुआ है, इसे, इस घटना को बोला जाता है प्रेरण, यानी कि इससे प्रेरित हुआ, क्या प्रेरित हुआ, माइनस आवेश प्रेरित हुआ। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले गोले को आप कर दो अर्थिंग, इसको कर दो अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होता है, ये वाला आवेश पृथ्वी में चला जाता है। बेस्ट मेथड है, किसी भी आवेश को यदि नष्ट करना है तो आप उसे अर्थिंग कर दो, पृथ्वी में चला जाएगा। अर्थिंग का मतलब ये होता है, यानी कि आप इसे कर दो भू संपर्कित, भू संपर्कित, तो ये कहां चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। यहां पर क्या बचेगा, ओनली माइनस बचेगा, और ये प्लस यहां पर बचेगा, ये तो ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और उसके बाद में आपको क्या करना है, अब हम देखेंगे कि जब तक ये वाली छड़ यहां पर है तब तक ये वाला माइनस आवेश यहीं पर रहेगा, इसके आकर्षण की वजह से। अब यहां से छड़ को हटा दो तो ये माइनस आवेश जहां से आया वापस से पूरे गोले के अंदर एक समान रूप से फैल जाता है, इस तरीके से। और ये क्या होगी, आवेशित हो गई है, ये वस्तु क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। तो इस तरीके से आप ए वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। देखो यहां पर माइनस चार्ज आया, यानी कि इस तरीके से भी आप किसी भी वस्तु को, हाँ ये नेगेटिव है, अर्थिंग भी यहां से हटा दो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से पूरे गोले के अंदर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब बात आती है कि सर इसके ऊपर माइनस आवेश आया है और जब आपने चालन के अंदर देखा तो वहां पे प्लस आवेश आया था। तो यहां पर एक आप पॉइंट रिमेंबर ध्यान में रख सकते हो कि चालन मेथड के द्वारा जो वस्तु आप पास में धनावेशित लेके आते हो तो वस्तु के ऊपर जो अनावेशित वस्तु होती है उसके ऊपर भी धनावेश ही आएगा, जबकि प्रेरण के द्वारा यदि आप करते हो तो धनावेशित वस्तु पास में लेके आते हो तो नेगेटिव चार्ज आएगा अनावेशित वस्तु पर, और यदि मैं नेगेटिव लेके आता तो इस पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना, चालन के द्वारा समान प्रकृति का आवेश आता है और प्रेरण के द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, ये ध्यान रखोगे। अब बात आती है कि सर इसके ऊपर जो आवेश आएगा प्रेरित तो हुआ, ये माइनस कितना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप IIT मेन की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है Q डैश इज इक्वल टू, माइनस क्यों लिख रहा हूं, माइनस आएगा आगे, और यहां पे लिखेंगे Q1 माइनस 1 अपॉन K। क्लियर है, यहां पे माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप प्लस लेके आ रहे हो तो इस पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। यदि आप माइनस लेके आते तो यहां पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस कर देता है उसे ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। Q क्या होता है, जो वस्तु पास में लेके आ रहे हो समीप लाएगी, समीप वस्तु पर आवेश, समीप वस्तु पर आवेश,
और K क्या होता है? माध्यम का परावैद्युतांक। K है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, K का मतलब, ये माध्यम का मतलब होता है कि जिस माध्यम में आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हो उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है वो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे आवेशन के मेथड थे। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं आवेशों के गुण धर्म की बात करेंगे कि आवेश प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी, क्या क्या आवेश की प्रॉपर्टी हो सकती है उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम जो बात करेंगे प्रॉपर्टी के 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात करने वाले हैं। एक तो बात करेंगे आवेशों की योज्यता, एक बात करेंगे आवेशों का संरक्षण, एक बात करेंगे आवेशों के क्वांटाइजेशन जो होता है उसकी बात करेंगे, और एक बात करेंगे आवेश की निचरता की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वो है आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म। ठीक है, आवेशों के गुणधर्म के अंदर सबसे पहले पॉइंट की जो डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट का डिस्कस करेंगे अपन, वो करेंगे आवेश की योज्यता। एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यदि कोई एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, बहुत सारे आवेश है आपके पास में, और आपको पूछा जाए कि उस आवेश का टोटल, मतलब उस निकाय का टोटल आवेश कितना होगा, तो सिंपल सा तरीका है, आप सभी आवेशों का जोड़ना है। और कैसा जोड़ करोगे? बीजगणित योग करोगे, सदिश योग नहीं, क्योंकि सदिश राशि तो वैसे खैर है भी नहीं, मतलब आवेश होता है वो एक अदिश राशि होती है, तो बीजगणित योग होगा सिंपल सा। जैसे हमारे पास में एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास में +4 है, +2 है, +9 है और -7 है और -2 कूलम आवेश है। आपसे पूछा जाता है कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो सिंपल सा तरीका है, आप सभी को डायरेक्ट जोड़ना है। क्या करोगे आप? +9 +2 +4 -2 और -7, कितना हो जाएगा बच्चा? 9 2 11 4 15, 15 में से 9 गए, कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 15 में से 9 गए, कितना आ जाएगा बच्चा? 6 आ जाएगा ना, 6 कूलम। इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +6 कूलम हो जाएगा। तो अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखोगे आवेशों की योज्यता के अंदर, आप लिखोगे यदि किसी निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं तो उस निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यही आवेशों की योज्यता है। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ गया? ये इसका एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा है, आप सभी का बीजगणितीय योग करना है, यानी कि आपको प्लस या माइनस के सहित आपको जोड़ना है। ठीक है, ये था आवेश की योज्यता। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, वो पॉइंट है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, सेकंड पॉइंट। आवेश का संरक्षण का मतलब क्या होता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रकृति का कुल जो आवेश है वो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। आप आवेश को न तो पैदा कर सकते हो और न ही आप नष्ट कर सकते हो, हमेशा आवेश रहेगा। वो किसी विलगित निकाय की बात करें ना, विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और आवेश को न ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें, जैसे कोई बोलेगा कि सर अभी तो आपने बात करी है कि आवेशन की मेथड के अंदर आपने बात की कि सर आवेश के पैदा करने के तरीके, आवेशन की विधियां पढ़ी है, घर्षण के द्वारा आपने आवेश को पैदा किया है। अरे भाई, जब आवेश को आपने घर्षण के द्वारा पैदा किया, जितना प्लस में आया उतना माइनस में भी तो आया, टोटल मिलाकर के वापस क्या हो गया? 0। अब वो बोलेगा सर चालन के द्वारा भी तो आवेश लाया है। अरे भाई लाला, चालन के द्वारा आवेश एक बॉडी से चल के दूसरी बॉडी में गया है, टोटल आवेश तो अभी भी उतना ही है। सर कोई बोलेगा सर प्रेरण के द्वारा भी तो आया अभी। अरे भाई, प्रेरण के द्वारा आपके वस्तु पर जितना आवेश आया है तो उतनी ही मात्रा में जो आवेश है वो पृथ्वी में भी तो गया है। यानी कि कुल मिलाकर के अपन बात करें कि आवेश को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, नया आवेश आप अलग से पैदा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? और नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये आवेश का संरक्षण है। यानी कि इसके अंदर आप एक पॉइंट लिखोगे कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है,
अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश का संरक्षण है। बात करेंगे अगले थर्ड पॉइंट की, बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे आवेश की निचरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। आवेश की निचरता, आवेश की निचरता, ठीक है। आवेश की निचरता का मतलब होता है कि आवेश की जो वैल्यू होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। आवेश की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आवेश रुका हुआ है या फिर आवेश दौड़ रहा है। आवेश जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वस्तु है जिसके ऊपर आवेश है और ये वस्तु रुकी हुई है, इस पर जैसे मैंने मान लिया कि 10 कूलम आवेश है और रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो भी आवेश इस पर कितना रहेगा, 10 कूलम रहेगा। और ये वस्तु दौड़ रही है यानी कि आवेश दौड़ रहा है, तो भी आवेश, ऐसा नहीं कि दौड़ने से आवेश चेंज हो जाएगा, आवेश फिर भी कितना रहेगा, 10 कूलम ही रहेगा। ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि वस्तु विरामावस्था में होगी तो भी आवेश उतना ही रहेगा, वस्तु दौड़ेगी तो भी आवेश उतनी ही मात्रा में रहेगा। आवेश की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आवेश रुका हुआ है या फिर चाहे आवेश गति कर रहा है। यानी कि एक पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पर आप पॉइंट लिखोगे, राइट डाउन पॉइंट लिखोगे कि आवेश होता है वो निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होता है, अर्थात आवेश का परिमाण कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आवेश रुका हुआ है या फिर चाहे आवेश गतिशील अवस्था में है। क्लियर है। अगले पॉइंट की अपन बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो पॉइंट है हमारा आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटा का मतलब होता है कि आवेशों का जब भी ट्रांसफर होता है तो एक पैकेट्स के रूप में होगा। जैसे किसी वस्तु को आपको आवेश देना है, ठीक है ना, किसी वस्तु पर आपको आवेश लाना है तो आप आवेशों के पैकेट के रूप में आवेश को ला सकते हो, ठीक है ना। और इसे बोला जाता है, पैकेट्स का मतलब होता है क्वांटा, इसी पैकेट्स को बोला जाता है पैकेट्स या फिर क्वांटा या फिर बंडल। यानी कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब भी आवेशों का ट्रांसफर होगा तो वो हमेशा एक आवेश के क्वांटा के रूप में, यानी कि एक पैकेट्स के रूप में, एक बंडल के रूप में होगा। और आवेश का ये जो क्वांटा होता है, इसके अंदर जो आवेश की मात्रा होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। यानी कि आवेश जब भी जाएगा यानी कि एक पैकेट्स के रूप में जाएगा। जैसे अपन इसको एक एग्जाम्पल्स के जरिए समझ सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आपको एक बिस्किट लेना है ना दुकान के अंदर से, आप किसी मार्केट के अंदर गए और आपको किसी दुकानदार को बोला कि भाई एक बिस्किट है पैकेट का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ बिस्किट है वो 20 है, यानी कि उसके जो बिस्किट की संख्या 20 है। और आपने उस दुकानदार से बोला कि मेरे को 5 बिस्किट चाहिए, क्या वो दुकानदार आपको 5 बिस्किट देगा क्या? अरे वो बोलेगा पगला गया क्या, शटिया गया, तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या ना, वो ऐसे बोलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, तो वो क्या करेगा आपको, या तो भाई लेना हो तो एक पैकेट ले ले या फिर 2 ले ले या 3 ले ले। मैं भाई ये खुला मतलब अपना सिस्टम है ही नहीं, अपना सिस्टम खत्म है, ये 5 या 10 15 20 देना, मतलब 15 ऐसे में नहीं दे सकता। आपको लेना तो भाई साहब एक पैकेट ले लो आप, या फिर 2 पैकेट ले लो या 3 पैकेट ले लो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बिस्किट लोगे तो एक पैकेट, और एक पैकेट जो है इसी को बोला जाता है क्वांटा यानी कि बंडल, और इसमें नंबर ऑफ बिस्किट कितना है 20। तो वस्तुओं के अंदर भी जब भी आवेश आएगा, ठीक है ना, जैसे किसी वस्तु पर धनावेश आप ला रहे हो, धनावेश लाने के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, तो उस वस्तु पर जो धनावेश आएगा तो वो एक आवेश का एक पैकेट्स के रूप में आएगा। ऐसा नहीं कि एक डिस्क्रीट फॉर्म में आ गया है ना, ऐसा नहीं आएगा। आवेश जैसे एक वस्तु है, इसके ऊपर आपको आवेश लाना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां पर जो आवेश आएगा वो आवेश का एक पैकेट आएगा। क्लियर है। और आवेश का जो एक पैकेट्स होता है उसकी जो वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू होती है, वो Q = होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है। ये एक आवेश का क्वांटा की वैल्यू होती है। अब सर इतनी ही वैल्यू क्यों होती है, किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, इसकी वैल्यू इतनी ही क्यों होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इतना होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना चार्ज वहां पे धनावेशी छोड़ के जाएगा।
क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश कितना आ जाएगा, इसका 2 गुना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो इस पर जो आवेश आएगा वो आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आवेश आएगा इस पर 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि इसका या तो ये वाली वैल्यू को बोला जाता है, इसी वैल्यू को बोला गया है स्पेशल, इसी को बोला जाता है, इसको अपन एक नाम देते हैं ई। यानी कि आवेश आएगा वो या तो ई आएगा या फिर इसका 2 टाइम्स आएगा या इसका 3 गुना आएगा या फिर इसका 4 गुना आएगा। यानी कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो आएगा Q इज इक्वल टू ई। ई का मतलब है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आप पूरा नहीं लिखोगे चलेगा, आप इसकी जगह ई लिख सकते हो, और ई की वैल्यू होती है वो ये वाली होती है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर है? या तो इसका 1 गुना या फिर इसका 2 गुना या फिर इसका 3 गुना या फिर इसका 4 गुना, और आपने n इलेक्ट्रॉन निकाला तो आवेश कितना आ जाएगा, n ही आ जाएगा। यानी कि इतना धनावेश आएगा किसी वस्तु पर। और यदि आप n इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु को दे रहे हो और इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु पर ऋणावेश आता है तो वहां पर n इलेक्ट्रॉन देने पर जो ऋणावेश आएगा वो कितना आएगा, Q इज इक्वल टू माइनस n ही आएगा। यानी कि ये जो होता है इसी को बोला जाता है आवेश का क्वांटा, यानी कि इसके पूर्ण गुणज के रूप में आएगा। यानी कि यहां से एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि आवेशों का जब कभी भी ट्रांसफर होगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर तो हमेशा आवेशों का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेशों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E के पूर्ण गुणज, यानी कि n क्या है यहाँ पर 1 2 एंड सो ऑन, क्या हो सकता है, पूर्ण, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। क्लियर है? तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि एक फॉर्मूला निकल के आएगा, दोनों को अलग अलग लिंक से बेटर है आप दोनों को साथ में लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो प्लस एन ही आएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो माइनस एन ही आ जाएगा, इतना ही चार्ज आएगा। अब कभी भी इसी का मतलब, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऐसा तो होगा नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा एक निकलेगा, आखा निकलेगा या फिर 2 गुना निकलेगा या 3 गुना निकलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन होगा वो 1.5 निकलेगा या 2.25 निकलेगा या 2.25 या 3.25 निकलेगा, ऐसा तो निकल नहीं सकता। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो 1 निकलेगा या 2 निकलेगा या 3 निकलेगा, यानी कि पूर्ण गुणज के इक्वल होता है। आई होप आपको ये आवेश का क्वांटा समझ में आ गया। इससे संबंधित न्यूमेरिकल करते हैं तो ये वाला जो आवेश का क्वांटा आपका एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल है बच्चा, आप इसको न्यूमेरिकल करते हैं इससे संबंधित। देखिए सवाल है आपके सामने कि किसी भी वस्तु पर 1 कूलम आवेश लाना है। किसी वस्तु पर कितना आवेश लाना है, सवाल है। मैं न्यूमेरिकल फेंक रहा हूं, आप इसको कैच करना है ना। न्यूमेरिकल फेंक रहा हूं, आप इसको कैच करना। कैच करते देखिए, किसी वस्तु को 1 कूलम से धनावेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। आपको किसी वस्तु पर 1 कूलम का धनावेश लाना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकालने। थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन को होल्ड कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए न्यूमेरिकल, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका, फिर मैं आपको करवाता हूं इसको सॉल्व। किसी वस्तु को 1 कूलम से धनावेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। पहली बात तो यह कि धनावेश लाना है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन निकालने ही पड़ेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आएगा 1.6, 2 निकालोगे तो कितना आएगा 3.2 गुणा, 3 निकालोगे तो 4.8, यानी कि आपको ऐसे n इलेक्ट्रॉन निकालने ताकि आवेश कितना आ जाएगा 1 कूलम आ जाए। क्लियर है? यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू प्लस एन ई वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Q की वैल्यू दे रखी है आपको 1 कूलम, यानी कि टोटल चार्ज इतना आ रहा है। n इलेक्ट्रॉन निकालने पर टोटल चार्ज कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैंने मान लिया कि n निकाल रहा हूं और 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आप इसे ऊपर भेज दोगे तो आप ऊपर भेजोगे तो ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस 19 बनेगा। प्लस 19 को मैंने दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। 1.6 का डिवाइड करोगे 10 के अंदर आ जाएगा आंसर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे तब जाकर के किसी वस्तु पर 1 कूलम धनावेश आएगा। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल से आपको ये वाली प्रॉब्लम, मतलब इस वाले से ये और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा आवेश का क्वांटा। अब बात करेंगे, चलो हमने ये भी बात कर ली, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित क्या क्या आपको पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, इसको समझते हैं। एक तो याद रखोगे आप कि फोटोन जो होता है उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है।
नोट करके आप पॉइंट लिखोगे, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम, एक पॉइंट तो बच्चा आप ध्यान में रखोगे कि फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखोगे कि देखिए हमने एक पॉइंट पढ़ा था आवेश की नेचरता, कि जब कोई भी वस्तु आवेशित वस्तु यानी कि आवेश है वो रुका हुआ है तो भी उतना ही रहेगा, आवेश गति कर रहा है तो आवेश का परिमाण उतना ही रहेगा। लेकिन यदि अपन वस्तु के द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान होता है वो चेंज होता है। आइंस्टीन का एक थ्योरी है आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत, और आइंस्टीन का आपेक्षिकता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई वस्तु है वो गति कर रही है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। कितनी, उसकी वैल्यू कितनी होती है कि यदि कोई द्रव्यमान, कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है गति करने पर। तो उन्होंने आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से लिख सकते हैं, आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से, आइंस्टीन की आपेक्षिकता के सिद्धांत से लिख सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो कितना होगा जब कोई वस्तु गति कर रही है, तो उस कंडीशन में द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है m0 अपॉन में √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। m0 क्या होता है, जब वस्तु विराम हो तो कितना द्रव्यमान है, v का मतलब होता है वस्तु की चाल, कि भाई वस्तु कितनी चाल से दौड़ रही है। c होता है प्रकाश की चाल, c होती है प्रकाश की चाल। क्लियर है, इतना द्रव्यमान होता है, इसे बोला जाता है प्रभावी द्रव्यमान। और जब भी आप v की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा जो आंसर आएगा m का वो m0 से ज्यादा आएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, वो c वेग से गति कर रही है, यानी कि प्रकाश की स्पर्श से दौड़ रही है, तो c अपॉन c यानी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। और किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर द्रव्यमान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ से भी समझ, यानी कि द्रव्यमान इन्फिनिटी भी हो सकता है, कब, जब वो प्रकाश की स्पीड से दौड़ने लगे, यानी कि द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन आवेश क्या रहेगा, हमेशा नियत रहेगा, ये ध्यान रखोगे। क्लियर है, अगले पॉइंट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर। एक होता है आवेश और एक होता है विशिष्ट आवेश, दोनों में फर्क है। थर्ड पॉइंट, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, देखिए आवेश को Q से लिखते हैं और विशिष्ट आवेश को लिखा है, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग विधि के अंदर एक फॉर्मूला काम में लिया गया था विशिष्ट आवेश करके। विशिष्ट आवेश की जो वैल्यू होती है वो होती है Q/m। Q के अंदर यदि उसके द्रव्यमान का भाग दिया जाए आवेश के अंदर तो इसे बोला जाता है विशिष्ट आवेश। और मैं कहता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए मेरे को कि यदि कोई वस्तु है वो गति कर रही है तो आवेश का परिमाण क्या होगा, आंसर होगा नियत होगा। मैं पूछूं कि द्रव्यमान क्या होगा तो क्या बदलेगा। अब वो पूछा विशिष्ट आवेश क्या होगा तो बदलेगा। क्यों, क्योंकि आवेश पूछा जाए तो फिक्स रहेगा, लेकिन विशिष्ट आवेश पूछा जाए तो आप Q के अंदर m का भाग देते हो और m चेंज होता है तो विशिष्ट आवेश भी चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पॉइंट था विशिष्ट आवेश करके। फिर अपन बात करेंगे अगला जो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा उसके अंदर अपन जो बात करने वाले वो बात करेंगे कूलाम बल के अंदर। और उस लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि हमारे जो 12th का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा मतलब लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट होगा कूलाम बल के बारे में, उसको मिस मत करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।